फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 14 अक्टूबर 2023 के प्रमुख समाचारों पे नज़र डालते हैं। जब आज हम समाचारों में देखते हैं तो पहला न्यूज़ है पीएम गति शक्ति, क्योंकि कल 13 अक्टूबर को इसके पूरे 2 साल हो गए हैं जिस पे सरकार ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी की है। ठीक है, तो इस पे पीएम गति शक्ति क्या है और उस पर क्या क्या चीज़ें की गई हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक दूसरा मुद्दा है वो है महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो है और दल बदल का मामला है। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट में कल ही एक काफ़ी दिनों से मामला महाराष्ट्र का तो आप लोग समझ ही रहे हैं विधानसभा में चल रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल को लेकर एक आदेश दिया था जिसको लेके वो नाखुशी जाहिर की है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो है भारत में एक विश्व सहकारी आर्थिक मंच बना है, वर्ल्ड कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम। आप लोगों ने विश्व आर्थिक मंच नाम सुना होगा, उसी के तर्ज पे सहकारी क्षेत्र में एक भारत के नेतृत्व में भारत के सहकारी संस्थाओं के नेतृत्व में बना है। ठीक है, तो चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पीएम गति शक्ति योजना की दूसरी वर्षगांठ 13 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई पीएम गति शक्ति योजना भारत में अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर से परिवहन के क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की बाधाएं, संरचनागत और प्रक्रियागत, प्रशासनिक अन्य पहलू थी, उन सभी पहलुओं को हल करने के लिए इसे लाया गया है। ठीक है, और अभी कल यानी 13 अक्टूबर को इसका दूसरा 2 साल बीते हैं, जिस पे जो है सरकार ने, जो वाणिज्य मंत्रालय ने 2 साल पे उस पर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसमें जो पता चलता है कि 2 साल में पिछले 11 लाख से ज़्यादा की परियोजनाएं इसके द्वारा चली गई हैं। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या काम करने के में आसानी में, समय में जो कमी आई है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे हुआ है। ठीक है, इससे ही जुड़ा है कि पीएम गति शक्ति योजना क्या है। पीएम गति शक्ति योजना को जहाँ तक अगर हम थोड़ा में समझें तो प्रधानमंत्री जी की ये कह सकते हैं कि बहुत ही उनका अपना योजना है, क्योंकि वो विभिन्न जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियां आती थी। जैसे आप लोग भी देखते होंगे पहले कि पता चला सड़क बन गई है, इसके बाद उसमें पाइपलाइन डाली जा रही है, तो फिर सड़क तोड़ी जा रही है, फिर पाइपलाइन हट गई तो सीवर लाइन पड़ रही है। इससे कई बार तो ये होता है कि उससे पब्लिक का तो नुकसान होता ही होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी लागत भी बढ़ जाती है, उसका समय भी बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मुश्किल होती थी। और कई ऐसी परियोजनाएं कि रेलवे की ज़मीन है, वहाँ पे वो सड़क मार्ग को नहीं जाने दे रहा है, सेना की ज़मीन है तो रेलवे को नहीं जाने दे रहा है। यानी देखा जाए तो जो कंपार्टमेंटेशन हो गया था विभागों का कि हमारी अपनी अपनी है, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन का अभाव होने के कारण जो ढेर सारी समस्याएँ आई थी, उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, और इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर को 2 साल पूरे हो गए हैं। यह योजना बुनियादी संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में परियोजनाओं की लागत और समय को कम करने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया था। यह योजना काफ़ी उपयोगी साबित हुई है, क्योंकि इसके जरिए जो परियोजनाओं के पूरे होने में समय है वो तो बच ही रहा है, इसके जरिए अर्थव्यवस्था में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने में भी आसानी हो रही है। जैसे जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात है कि परिवहन के क्षेत्र में जो विभिन्न सारी चीज़ें हैं, जो जैसे रेलवे है, सड़क परिवहन है, वायुयान है, पोर्ट है ना, नदी पोर्ट में भी इन वाटर पोर्ट है यानी नदी जल वाली है। इन सारी चीज़ों में आपस में जब कनेक्टिविटी किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो लोगों या वस्तुओं या सेवाओं के जो परिवहन की लागत और उसमें समय दोनों बच रहा है। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता को हो रहा है, अर्थव्यवस्था को हो रहा है। जैसे कि इसी में अभी जब रिपोर्ट आई है 2 साल पे, तो ये है कि भाई जो 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं 2 साल में इसके जरिए तेज़ी से व्यवहारित हुई हैं। दूसरे इसमें एक बात और सामने आई है कि जो परियोजनाएं हैं पहले 3 से 4 महीने लग जाते थे उसके प्रोसेस में, अब वो 1 महीने से कम समय में ही वह शुरू हो जा रही हैं। उसके पीछे वजह है क्योंकि इसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें विभागों के स्तर पे आपस में समन्वय बनाने की कोशिश की गई है, सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है, ताकि दोहराव बचे,
एक दूसरे का जो कह सकते हैं कि विभागीय कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं कि हमारा अपना विभाग है, हमारा अपना राज्य क्षेत्र है। नहीं, जैसे छोटे छोटे रजवाड़े होते हैं वैसे भारत सरकार के बहुत सारे विभाग अपने को छोटे छोटे रजवाड़े मान लेते हैं, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तो बात ही समझ लीजिए। तो इस तरह की चुनौतियां थी, इसी को दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। तो समझते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना क्या है। ठीक है, देखिए 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने 2021 को नई दिल्ली में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी राष्ट्रीय मास्टर प्लान, पूरा नाम है इसका, लाया है। और यह गति शक्ति जो है अगली पीढ़ी की अवसंरचना निर्माण, अगली पीढ़ी का क्या अवसंरचना, जिसमें मल्टी मॉडल कमोडिटी हो, मल्टी मॉडल जो है कनेक्टिविटी हो, और एंड टू एंड, जहाँ से शुरू हो रहा जहाँ तक पहुँचने हो रहा उसमें आपस में जुड़ाव हो। ये नहीं कि अभी क्या है कि ट्रक से जा रहा है, पता चला कि स्टेशन और ट्रक के बीच में जहाँ पे आपका गोदाम है या जहाँ पे स्टेशन रेलवे स्टेशन है उसके बीच में कनेक्टिविटी की ही दिक्कत है, और कनेक्टिविटी रेलवे की है तो आगे जहाँ पोर्ट पे जा रहा है रेलवे स्टेशन से पोर्ट के बीच में कनेक्टिविटी की समस्या है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं जो यात्रा का समय है उसे बढ़ा दे रही थी। और ये यात्रा का सिर्फ समय ही नहीं बढ़ा रही थी, हमारे लॉजिस्टिक लागत को भी, जो वस्तुओं को ढोने ले जाने और रखने में जो लागत आती है किसी अर्थव्यवस्था में, वह काफ़ी बढ़ा दे रही थी। अभी जो लागत है वह जीडीपी का 14% है। सोचिए, जो हम उत्पादन जीडीपी हमारा उत्पादन होता है उसमें 14% इसी माल ढोने ले आने रखने लॉजिस्टिक लागत आती है। ऐसे में सरकार प्लानिंग है 2030 तक कि इस लॉजिस्टिक लागत को 8%, वैसे वैश्विक स्तर पे 10% है, लेकिन सरकार की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है कि 2030 तक इस लॉजिस्टिक जो है लागत को, लॉजिस्टिक कीमत को जो है जीडीपी के 8% तक लाया जा सके, जो कि कह सकते हो कि जो बहुत विकसित देश हैं उनका औसत है। तो वैसे भी भारत 2047 तक अपने विकसित देश की बात करा तो स्टैंडर्ड भी विकसित ही अपनाना पड़ेगा। इससे सोचिए कि हमारी वस्तुओं के उत्पादन में लागत में 6% की कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लॉजिस्टिक लागत किस उपभोक्ता उत्पादक किस पे जोड़ता है? वस्तुओं में जोड़ता है, और निश्चित रूप से इससे जो वस्तुएं होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो हमारे लोगों को, हमारे घरेलू उपभोक्ताओं को तो जो महंगी मिलती हैं, जब हम निर्यात करते हैं तो वहाँ पे ये हमारा जो सामान है वो लॉजिस्टिक लागत 14% होने के कारण, कहीं पे लॉजिस्टिक लागत 8% होने के कारण ये जो 6% का अंतर होता है ना, यही ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाती इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को लाया गया है। इसमें देखिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना, जो कि जीवन को सुगम बनाने के साथ साथ व्यापार करना और अधिक आसान बनाता है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए की एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने की कार्य करता है। यह बुनियादी ढांचे को अंतिम मील तक, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करता है। ठीक है, योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा आपने भी देखा होगा कि वही विभागों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन के अभाव में, कोई एक एकीकृत योजना न होने के कारण सड़क विभाग रोड बना रहा है, फिर जो सीवर लाइन वाला बाद में सीवर लाइन बना रहा है, फिर उसमें बाद में इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक बना रहा है, फिर टेलीफोन वाला टेलीफोन डाल रहा है। यानी एक एकीकृत व्यवस्था न होने के कारण, विभागों के स्तर पर काम होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें होती थी। इस बीच से क्या होता था, विभागों में समन्वय का घोर अभाव देखा जाता था। उससे क्या होता था, न केवल लोगों की भारी असुविधा होती थी बल्कि यह फिजूल खर्ची भी होती थी। तो इसको दूर करने के लिए, यही जो अव्यवस्था थी, सामंजस्य की व्यवस्था नहीं थी, फिजूल खर्ची थी, इसको दूर करने के लिए इसको लाया गया था। और इस योजना के 6 स्तंभ हैं, जैसे व्यापकता, कंप्रेहेंसिवनेस। इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल में विभिन्न मंत्रालय ऑनलाइन माध्यम से जुड़ जाते हैं और नियोजित पहलों का इसमें विवरण शामिल होता है। तो इससे क्या होता है कि आपस में एक ही पोर्टल पे सारे विभाग जो इस तरह के जुड़े होते हैं। प्राथमिकता, प्रायोरिटी, हर विभाग इसके माध्यम से विविध क्षेत्रों से संबंधित अपनी प्राथमिकता, प्रायोजनों की प्राथमिकता दे देते हैं। फिर वहाँ पे सारी प्राथमिकताएं तय हो जाती है, उसमें जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उसको फिर लागू किया जाता है। अधिकतम उपयोग, अब चूंकि एक ही साथ सारे विभाग होते हैं तो देखिए होता कि अभी सड़क बना के इसके बाद तोड़ना है
तो थोड़ा देर रुक जाएगा, पहले सीवर लाइन बिछा देगा, इसके बाद सड़क बना देगा। तो जो सड़क सीवर लाइन बिछाने में जो सड़क बनाने का खर्चा है उसको भी बचाया जा सकता है। इससे क्या होगा, कमी आएगी और चीज़ों का अधिकतम उपयोग हो सकता है। तो इसलिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान बना देंगे, जिससे खामियों की पहचान के बाद विभिन्न परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता होगी। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मास्टर प्लान समय और लागत की दृष्टि से अधिकतम उपयोगी मार्ग चुन लेगा। ठीक है, और क्या है इसमें, सामंजस्यीकरण, कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल उसमें सही है। जब एक जगह ही हो गया तो सारे विभाग के लोग आपस में बैठ के इस चीज़ों को, इसलिए बाद में नेशनल पाइपलाइन पोर्टल लाया गया जिसमें सारे विभाग आपस में बैठते हैं और एक तरह की समस्याएं दूर करते हैं। क्योंकि देखा गया है कि रेलवे की कई सारी परियोजनाएं 12-12, 13-13 साल पुरानी हैं। उससे समय नुकसान होता है, लोगों को दिक्कत तो होती है, लेकिन जब वो परियोजनाएं पूरी होने होती हैं तो कई गुना ज़्यादा खर्चे पे पूरी होती हैं, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के ऊपर ही वो भार पड़ता है। इसी तरह से विश्लेषणात्मकता, इस प्लान को GIS, जियोग्राफिकल जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे रियल टाइम डेटा कैसे चल रहा है, प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, सभी विभाग उससे जुड़े हुए देख सकते हैं। इससे क्या होगा, गतिशीलता भी आती है, क्योंकि अब उनको रियल टाइम चीज़ें पता होंगी ना, तो फिर वो लेट लतीफ़ी जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है, योजना की 2 वर्षों में उपलब्धियां क्या है, तो पिछले 2 सालों में देखिए, 2 सालों के दौरान PM गति शक्ति योजना को 300 से ज़्यादा सेंट्रल और स्टेट प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया गया है, और ये परियोजनाएं 11,58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत की है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा तैयार परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड, यानी जिसमें कि जो योजनाएं बनी हैं उसके द्वारा क्या उत्पादकता है, उससे यह देखा है कि शुरुआत के 2 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के स्तर, ईज ऑफ लिविंग मतलब जो हमारे आम लोगों का जीवन स्तर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माने व्यापार करने के लिए आसानी, इन दोनों में अच्छाई हो। क्योंकि बुनियादी ढांचा अवसंरचना परियोजना में पहले 3 से 4 महीने लगते थे, समय लगता था फाइनल करने में, अब केवल 1 महीने, यानी ये 2 से 3 महीने का समय बचने लगा है सिर्फ 2 सालों में। ठीक है, परियोजना का मूल्यांकन तो करीब अब वही है कि 11.5 लाख करोड़ की है, इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस योजना को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो वित्त मंत्रालय ने नीति आयोग को कहा है, जैसे कि पहला है कि इस परियोजनाओं के लिए जो सरकार आगे करना चाह रही है, 2 साल बाद जैसे अपना कोई मूल्यांकन कर रही है, अपना रिपोर्ट कार्ड दी, अपनी अच्छाई बताई, और कैसे अच्छा करना चाहिए उसके लिए यह है कि परियोजनाओं के लिए उत्पादकता परीक्षण कार्यक्रम करना होगा। इसमें रेलवे, सड़क, शिपिंग मंत्रालय और साथ में मेट्रो रेल परियोजनाओं को भी जोड़ा गया है। सरकार कहता है कि यह इस निरंतर अभ्यास से सरकार को बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश के आधार पर रखते हुए अर्थव्यवस्था, बल्कि ये अर्थव्यवस्था नहीं है, इकोनॉमी, मितव्ययता और लोगों के जीवन पर इन परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनकी इकोनॉमी क्या है, यानी किस कीमत पे हैं, कम से कम कीमत पे हैं कि नहीं, और लोगों के जीवन में इनके कितना सुधार हुआ है। ठीक है, नीति आयोग ने इस परीक्षण से उत्पन्न डेटा की निगरानी करने और संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करने की सिफारिश भी की है। यानी नीति आयोग अब इनकी उत्पादकता परफॉर्मेंस ऑडिट भी करेगा। एक कैग करता वो अलग है, नीति आयोग भी करेगा, और उसके लिए प्लानिंग बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने अनुरोध किया है। अगला क्या है कि माल ढुलाई के लिए परिवहन के स्तंभ मोड का विकास। अभी तक जो स्थिति है उसमें यह है कि जो महंगा होने के बावजूद भी जो सड़क परिवहन है वह भारत में परिवहन लागत का जो है ना, जितना भी परिवहन होता है, सड़क परिवहन लगभग 65% माल ढुलाई करता है। माल ढुलाई के लिए लागत प्रभावी मतलब ज़्यादा महंगा होने के बावजूद भी, रेलवे सस्ता होने के बावजूद भी, अन्य जो जल परिवहन सस्ता होने के बावजूद भी, क्योंकि इसमें कई सारी फ़ायदे हैं, कई सारी आसानियां हैं जिसके कारण ये हो रहा है। ऐसे में रेलवे का योगदान जो है केवल 20% रह जाता है। इसलिए रेल मंत्रालय 2030 तक अपनी मॉडल हिस्सेदारी को 40% करना चाह रहा है, ताकि जो लॉजिस्टिक लागत है वो सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 16% से घटकर 2030 तक 8% तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का दल बदल का मामला। कल अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है महाराष्ट्र की
शिवसेना की मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के विधायक के संदर्भ में, यानी उनके तरफ जो याचिकाएं दायर की गई हैं उसकी तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं और वो कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में 3 जजों की जस्टिस से कहते हैं कि आप विधानसभा अध्यक्ष के लिए समयबद्ध निर्धारित करिए कि कब तक वो दल बदल के मामले में निर्योग्यता का फैसला ले। जैसे अभी आपको पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है मई में ये फैसला सुनाया था कि 5 जजों की बेंच की जो है जो लोकसभा स्पीकर विधानसभा स्पीकर हैं वह दल बदल अधिनियम जो है जिसको 10वीं अनुसूची कहते हैं उसके तहत वो इलेक्ट्रल ट्रिब्यूनल उसको चुनाव अधिकरण या चुनाव न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं जो है 10वीं अनुसूची में। ऐसे में वह समयबद्ध तरीके से या जल्दी से जल्दी इसको निर्धारित करें। और लेकिन हुआ क्या कि इसके समय बाद भी सितंबर तक नहीं हुआ है। फिर जो है अभी वो लोग आए हैं और कह रहे हैं कि आप उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करिए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो दल बदल अधिनियम है उसके तहत जो विधानसभा अध्यक्ष है उसका या जो स्पीकर होते हैं सदन के वह जो विधायिका के अध्यक्ष के रूप में नहीं काम करते हैं बल्कि वो चुनाव न्यायाधिकरण के रूप में, यानी किसी संसद सदस्य की सदस्यता के फैसले में एक न्यायाधीश के रूप में, न्यायाधीश तो नहीं कहते हैं लेकिन न्यायाधिकरण जो है एक तरह से वो विधायी न्यायिक दोनों क्वासी जुडिशियल वर्क कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी न्यायाधिकरण है वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता के अंतर आता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उन्हें के निर्देशों के अधीन उन्हें चलना पड़ेगा और उनको फैसला लेना पड़ेगा। इसी में उन्होंने डांट लगाई और उन्होंने कहा कि ये 17 तारीख को नया डेट रखा है और कहा कि तब तक हमें उम्मीद है कि ये कोई ना कोई अपना गाइडलाइंस अपने कैसे करेंगे वो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बार 2020 का मामला है कि जो विधानसभा अध्यक्ष को 3 महीने के लिए समय दिया था कि 3 महीने में आप फैसला लीजिए। तो ये थोड़ा सा मुद्दा बढ़ जाता है, इसको आप समझते हैं कि क्या मामला है। ठीक है, इसमें देखिए अभी जो मामला है महाराष्ट्र का वह तकरीबन 34 याचिकाएं हैं जिसमें 56 विधायकों के दल बदल के कारण विधानसभा सदस्यता जाने का संकट है। उसमें राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बहुत सारे विधायक हैं। तो ऐसे में अगर समय पे चीज़ें हो जाएं तो देखा जाए तो ये सरकार के भविष्य के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। और वैसे भी कोई भी चीज़ को समय पे अगर कोई निर्णय होना है तो अनावश्यक कहते हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिलाई, न्याय में देरी न्याय को नहीं देना होता है। मामला में देखा जाए तो अभी क्या है कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को कहा, यानी कल कहा कि मुख्यमंत्री अन्य विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कार्रवाई को मजाक बनाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फटकार लगाए और कहा कि वह सुनवाई को इच्छा से टाल नहीं सकते और उन्हें अगले चुनाव से पहले फैसला करना होगा। अक्सर होता यह रहा कि इस तरह के मामले ना उसमें जो लोक विधानसभा अध्यक्ष या इस तरह के लोकसभा अध्यक्ष के मामले आते हैं खासतौर से विधानसभा के ही, उसमें क्या होता है कि वो जो सत्ता पक्ष के ही विधानसभा अध्यक्ष होते हैं चूँकि बहुमत वाले लोग होते हैं। ऐसे में उनसे उम्मीद जो 10वीं अनुसूची है उसमें जो दल बदल के मामले में निर्णय करने का अधिकारी जो है स्पीकर होता है, चाहे उधर संसद के मामले में संसद का अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष। और उसके फैसले का हालांकि न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन अब चूंकि उसको फैसला लेना होता है और अगर लगता है कि इससे सरकार यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हें निष्पक्ष होकर फैसला करना चाहिए जब वो न्यायाधिकरण या न्यायाधीश के रूप में होते हैं या जब अध्यक्ष के रूप में होते हैं तब भी उन्हें गैर राजनीतिक फैसला करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यही होता है ना कि आदमी में कोई भी, ये किसी एक दल की बात नहीं है, ये सभी दलों की बात है कि वो क्या करते हैं कि उनको पता है कि अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो उसके अगेंस्ट न्यायपालिका में आदमी चला जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं ये लोग फैसला ही लेने में कोई न पॉजिटिव न निगेटिव कोई फैसला लेने के लिए, चूंकि दल बदल अधिनियम में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जो कानून बना है जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है उसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कितने समय में विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष
इस पे फैसला लेंगे। ऐसे में अमूमन इन चीज़ों को करते हैं। कई मामलों में तो जो दल बदल के फैसले आए तो उनकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन ऐसे लोग पूरा अपना सदस्य काल यानी जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। कई लोग उसमें मंत्री, मुख्यमंत्री बन के भी अपना समय पूरा कर लेते हैं। ये एक भारतीय राजनीति की एक समस्या है, ठीक है। तो इसी में 11 मई को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं, न्यायाधिकरण के रूप में, चुनाव न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के रूप में अयोग्यता याचिकाओं को उचित समय के भीतर सुनने और निर्णय लेने के लिए निर्देश दिया था। अब देखिए, जो विधायिका है और कार्यपालिका है, सेपरेशन ऑफ पावर के तहत नॉर्मली जो है वो विधायिका कैसे कार्य करे उस पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है, तो एक अलग टकराव आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये फैसला है, जो 10वीं अनुसूची के रूप में स्पीकर का फैसला है, वो विधायिका के अध्यक्ष के रूप में नहीं, विधायिका के सदन के अध्यक्ष के रूप में नहीं करता, वह एक चुनाव न्यायाधिकरण के रूप में करता है। और कोई भी न्यायाधिकरण वो सुप्रीम कोर्ट यानी जो भारत की न्यायपालिका है उसके अंतर्गत आती है। उसमें भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका को चाहे कोई भी न्यायाधिकरण हो उसको निर्देश देने का, उसके अथॉरिटी में काम करने का उसको अधिकार है। इसलिए उसने कहा था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं, उसने कहा था कि एक इलेक्शन न्यायाधिकरण के रूप में, चुनाव न्यायाधिकरण के रूप में आप जल्दी से निर्णय लेकर इसको फैसला दीजिए। उचित समय की बात की थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि स्पीकर ने कोई फैसला नहीं दिया। तो अभी जो 3 न्यायाधीशों की पीठ अभी बनी है, इसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पीकर ने सिंधे खेमे के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्रवाई को पूरा करने के लिए समय अनुसूची तैयार करने के लिए 18 सितंबर के अदालत के आदेश की अवहेलना की है, ठीक है। यानी जो सरकार फिर इसके बाद बना था तो आदेश 18 सितंबर को, चूंकि संवैधानिक पीठ का फैसला था, उसके बाद वो एक दूसरे बेंच में जाता है जो फैसला दिया था कि 18 सितंबर को आदेश दिया था कि आप जल्दी से जल्दी कर दो। लेकिन इन्होंने नहीं किया। और जब नहीं किया तो अब मामला आया है कि जो याचिकाकर्ता हैं वही उन्होंने कहा है कि अब न्यायपालिका चुनाव न्यायाधिकरण के रूप में इन्हें उत्तरदायी ठहराए। जैसे कोई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह सकती है कि आप समयबद्ध तरीके से करिए, 1 सप्ताह में करिए, 2 सप्ताह में करिए। तो जो न्यायाधिकरण के रूप में विधानसभा अध्यक्ष कार्य करेगा उस पर सुप्रीम कोर्ट के चलेंगे, क्योंकि वो फैसला एक न्यायिक, अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल फंक्शन में कर रहा है, जिसमें विधायिका और कहीं ना कहीं न्याय भी कर रहा है। मामले को किसी कानून के अनुसार उसको न्याय भी करना है, ठीक है। तो वही है, देखिए मांग ही की गई है कि जो है सिंघवी और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अदालत को 10वीं अनुसूची के तहत चुनाव न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हुए अध्यक्षता की जिम्मेदारियां तय करनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं, जो कि 17 अक्टूबर को अगली तारीख है, कि 16 तारीख तक वो बताएं कि कब तक कैसे काम करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो, यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें चुनाव न्यायाधिकरण के रूप में जवाबदेह ठहराएंगे, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं, क्योंकि फिर वो दूसरा टकराव हो जाएगा। इसलिए किसके तरफ टकराएंगे? वो जो उनका पद चुनाव न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो किसम मेघचंद सिंह मामले में अपने जनवरी 2020 के फैसले में कहा है कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए स्पीकर के लिए 3 महीने का उचित समय रखा था। यानी इस मामले में 3 महीने का समय रखा था। अब इस मामले में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। अगर वो स्वेच्छा से बता देते हैं कि भाई ये है समय, तो वो रखा जाएगा, नहीं तो न्यायाधिकरण के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दल बदल विरोधी कानून क्या है? अगर दल बदल विरोधी कानून देखें तो पहले जो आया राम गया राम होता था कि चुन के किसी पार्टी से आते थे और वो फिर फेंस सेटिंग देखते थे, और जहां बहुमत नहीं रहती थी, त्रिशंकु और इस तरह की, वो तुरंत शिफ्ट करके दूसरे जगह चले जाते थे। तो ऐसे मामले को रोकने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए 1985 में 92वां 52 संशोधन अधिनियम 1952 के तहत 1985 के तहत संविधान में इसे शामिल किया गया, 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम कहा गया। इसका उद्देश्य क्या है? विधायिका के सदस्यों को दल बदल करने से हतोत्साहित करना है, जिससे सरकारों को एक स्थायित्व दिया जा सके और जिस दल के लिए आते हैं उस दल के तहत वो जिम्मेदार हो सकें, ठीक है।
और इसमें अगर इसमें कोई विधायक सदस्य इस तरह से दल बदल करता है तो उसके अयोग्यता का निर्णय जो है सदन के सभापति, यानी लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में जो है राज्यसभा के सभापति। तो ये ज़्यादातर जो है लोकसभा विधानसभा का ही मामला होता है, क्योंकि सरकार का जो निर्माण होता है वो इसी से होता है। ठीक है, स्पीकर को भेजा जाता है और अगर कोई निर्णय लेते हैं तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी, क्योंकि इनका ये अधिकार न्यायाधिकरण का अधिकार माना जाता है। ठीक है, इसलिए न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बस समस्या है कि इनके लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है। कई ऐसे मामले हैं कि बहुत सारे विधायिका के सदस्य अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में पूरा कर लिए हैं, उनकी सदस्यता गई नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए क्या मामला आता है, फिर हम इसको बताएंगे जो आएगा। अगला जो है भारत में विश्व सहकारी आर्थिक मंच का गठन। अभी हाल ही में पुणे में एक भारतीय सहकारी संघ का एक अपना सम्मेलन सरकारी कार्यक्रम हो रहा था। उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक आर्थिक व्यवस्था के लिए सरकारी, निजी क्षेत्र और एनजीओ आदि को जोड़े रखने का काम है, उससे जुड़े मामले को उसी तरह के आधार पे सहकारी क्षेत्र में एक वर्ल्ड कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम का गठन किया गया है, जिसमें दुनिया भर के लगभग 300 से ज़्यादा सहकारी क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की और उसमें निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और अन्य यूनिवर्सिटी आदि के विशेषज्ञों के द्वारा इस क्षेत्र को बेहतर विकास करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह क्षेत्र कहीं न कहीं जितना भी रोजगार दिया जाता है उसके 10% रोजगार के लिए और लगभग 2.3 ट्रिलियन जीडीपी के उत्पादन के लिए सहकारी क्षेत्र उत्तरदायी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सहकारी क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञ दुनिया भर में 30 लाख से अधिक सहकारी समितियों के लिए विश्व सहकारी आर्थिक मंच बनाने के लिए एक साथ आए हैं और दुनिया भर में कुल कार्यबल के 10% को यह रोजगार देता है। और ये कहाँ पे? पुणे में सहकारी क्षेत्र के 12 अक्टूबर को पुणे में सहकारी क्षेत्र के एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, सहकारी समितियाँ क्या होती है? देखिए, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी रोजगार क्षेत्र में स्वेच्छा से आपस में सहयोग करके उसका उद्देश्य हो कि वो कुछ न कुछ आर्थिक लाभ कमाएं, इसमें जो भाव होता है वो स्वयं का हित सामूहिक हित के साथ जोड़कर जो है सभी के लिए लाभ कमाना होता है, उसमें स्वयं का भी लाभ कमाना होता है। जैसे हो सकता है कि कहीं हम ऑर्गेनाइज जुड़े, वहाँ पे सिर्फ हमारा स्वयं का हित हो, लेकिन सहकारी में होता है कि हम स्वयं के मालिक भी होते हैं, स्वयं और हमारा जो संसाधन है वो सबका है और सब इसी तरह से सारे लोग जुड़ के, और उसका उद्देश्य क्या होता है? उस किसी क्षेत्र में आर्थिक लाभ करना या आर्थिक उन्नति करना या कुछ न कोई फायदा प्राप्त करना। ठीक है, तो अक्सर जो है इसमें देखिए, अक्सर व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ होता है, स्वेच्छा से होता है, हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है और एक साथ काम करने और अपने आर्थिक हित को बढ़ावा देने के इरादे से किया जाता है। यह समितियां स्वयं सहायता के साथ साथ पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर भी काम करती हैं। इनका प्राथमिक लक्ष्य सदस्यों को सहायता प्रदान करना होता है। ये समान रुचि वाले लोग एक समूह के रूप में आगे आते हैं और अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं और इन संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करते हैं और इन्हें सामान्य लाभ प्राप्त करते हैं। यानी जैसे कोई एक क्षेत्र है तो उसमें सारे लोग आपस में जुड़ते हैं। जैसे मेरे पास 100 रुपये है, ऐसे और किसी के पास पैसा है, मेरे पास 100 रुपये है, किसी के पास 50 रुपये है और कुछ संसाधन है, किसी के पास कुछ और है, तो वो आपस में जुड़ते हैं, वो सारे लोग इकट्ठा करते हैं, वो सभी उसके सदस्य होते हैं जिसकी जो भागीदारी होती है और किसी न किसी आर्थिक गतिविधियाँ या इस तरह के कार्य करते हैं सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में, जिसका लाभ व्यक्तिगत और सभी को मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरह से इसी के आधारित एक सहकारिता ये समितियाँ होती हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में जो है, भारत के दुग्ध उत्पादन, कृषि क्षेत्र से ही जुड़े दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, एसएमई के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे जो है सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। ख़ासतौर से कृषि के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे अगर अमूल का ही नाम सुन लीजिए तो वो एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, जो आज कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा, आप कह सकते हो कि FMCG ब्रांड बन गया है। ठीक है, विश्व सहकारी आर्थिक मंच का उद्देश्य क्या है? तो जैसे देखिए, ये बना है, इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक स्तर पे जो ढेर सारी सहकारी समितियां काम कर रही हैं, उनमें से ज़्यादातर देशों की सहकारी समितियां, जैसे भारत में भी जो सहकारी समितियां हैं वो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, कानूनन होती हैं। इनका आपस में एक संघ बनाया जाए ताकि
इनके बीच के आपस के विचारों को साझा किया जाए, जैसे सेम उसी तरह से जैसे विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किया जाता है। ठीक है, तो अभी उसी पे चलते हैं। इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि इससे दुनिया के स्तर पे जो अच्छी चीज़ें हैं उसको सीखने में मदद मिलेगी। और जैसे यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर जुड़ेगा, कोई सरकारी क्षेत्र का जुड़ेगा, कोई निजी क्षेत्र का जुड़ेगा, वो अपनी राय बताएगा। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इन सहकारी समितियों को एक्सपोजर भी मिलेगा और क्षेत्र के लोगों से इनको सीखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा? इससे सहकारी क्षेत्र का विकास हो सकता है और वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक जो है पूरा ग्लोबलाइजेशन के समय में पूरे वैश्विक स्तर पे इस पे ध्यान दिया जा सकता है। यानी कुल मिला के सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के जो महत्वपूर्ण दिमाग हैं, जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको साथ में लाने का एक प्रयास है। ठीक है, जैसे बार बार कह रहे हैं कि विश्व आर्थिक मंच, तो विश्व आर्थिक मंच क्या है जरा देख लीजिए। सार्वजनिक और निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह फोरम वैश्विक क्षेत्रीय उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को शामिल करता है। यह 1971 में स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन है जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और ये कुल मिला के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया की जो क्रीम माइंड है, क्रीम मतलब जो भी बेहतरीन माइंड है, चाहे वो सरकारी में हो, चाहे निजी क्षेत्र में हो, चाहे वो विश्वविद्यालयों में हो, चाहे किसी एनजीओ में कार्य कर रहा हो, उन सबको मौका देता है कि किसी मुद्दे पे वैश्विक स्तर पे जो आर्थिक चुनौतियां हैं, जो संभावनाएं हैं, उस मुद्दे पर चर्चा कर सके, उस पर अपनी राय व्यक्त कर सके। ठीक है, अक्सर इसमें देखा जाता है कि इसमें सरकारें भी आती हैं, निजी क्षेत्र के भी लोग जाते हैं। इसलिए इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में जितने अंग हैं, जितने घटक कार्य करते हैं, उनको आपस में समझने में मदद मिलती है। चलिए, आज का इतना ही। आप इसको समझिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।